अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है तंगदस्ती और गरीबी और एक गरीब की बदनसीबी। हैदराबाद से आया केस, क्या बेटी बोझ होती है? करने गया मजदूरी, बीच पड़ गई दूरी। सुखे की मंडी जिला हाफिजाबाद का केस, जब लालच ने जान ले ली। आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे अवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। गुर्बत ने करवाया एक जुल्म और एसपी मूसा ने इसे दर्ज किया पुलिस फाइल में। ये केस आया है हैदराबाद से। आइए देखते हैं कि वाकया क्या था। जावेद शाह वल्द नवाब अली, जो रिहायशी था गरीबाबाद पठान कॉलोनी हैदराबाद का, रिक्शा ड्राइवर था। ये रिक्शा ही था उसकी आमदन का वाहिद सहारा। 18 साल पहले जावेद ने अपनी शादी के लिए दिन रात रिक्शा चलाया और पैसा बनाया। फिर वो सायरा से निकाह करके ले आया और घर बसाया। जावेद की बीवी जानती थी कि उसकी थोड़ी आमदन में सारा घर चलना मुश्किल है, इसीलिए उसने घरों में शुरू कर दिया कामकाज ताकि बना ले अच्छे वक्तों के लिए कुछ सामान और कुछ अनाज। मगर जावेद और उसकी बीवी कर नहीं सके भरे पूरे खानदान में ज्यादा दिन निभाओ। जावेद की माँ ने कहा कि मेरी बला से जहां कहीं भी रहो, इस घर से जाओ। जावेद के घर वालों ने उसे घर से अलग कर दिया। वो अपनी बीवी सायरा के साथ उसके मेके चला गया और वहीं रहने लगा। सायरा के घर वालों ने उन्हें एक कमरा दे दिया। जावेद नाम का बंदा था, जावेद शाह। ये एक रिक्शा ड्राइवर है, असल गरीबाबाद पठान कॉलोनी का रहायशी है। इसकी शादी के बाद इसकी वालिदा की अनबन हो गई बीवी के साथ। मियाँ बीवी दोनों को उसने निकाल दिया। ये जावेद अपने सालों के बाद लतीफाबाद यूनिट नंबर 11 में वहाँ शिफ्ट हो गया। लतीफाबाद यूनिट नंबर 11 हैदराबाद में ये जावेद का मैका है। जावेद के घर पैदा हुई बेटियां और फिर 2 बेटे। जावेद मेरे साथ 18 साल से मेरे मेके में ही रहता है और मेरे साथ ही रहता है। कभी जावेद ने एक रात मुझे नहीं छोड़ा, 1 घंटे नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी वालिदा ने उससे कहा कि तू उसको तलाक दे दे और जो तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे मकान भी दूंगी, दूसरी बीवी भी कराऊंगी, तुझे सब कुछ आराम दूंगी। उसने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। बोले मेरी बीवी में बुराई क्या है, मेरा साथ देती है दुख तकलीफ में, मेरे बच्चे हैं, मैं क्यों छोड़ दूं मेरी बीवी। जावेद का गुजारा उसकी कलील आमदन में मुश्किल हो गया। वो परेशान रहने लगा। सालों के बाद रह रहा था। यहाँ पर इसके तकरीबन 8 बच्चे थे, 6 लड़कियां और 2 लड़के। उसके बाद ये रिक्शा ड्राइवर था। आज के हालात के मुताबिक किसी की रिक्शा ड्राइवर की 8 बच्चे 9-10 आदमियों का गुजारा नहीं होता, 100, 150, 200। उसकी बीवी इतनी बेटियां पैदा करने पर शर्मिंदा होती जावेद के सामने, मगर वो कहता कि खुदा ने बेटियां दी हैं, इनका इंतजाम भी वही करेगा, उसे इनके हिस्से का रिस्क देगा और पेट भरेगा। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तो मुझे यही कहता था कि तुझे भारी कि मुझे, जो मैंने मेरे नसीब में मुझे मिल रही, तू क्यों टेंशन लेती, अल्लाह इनके मुकद्दर का मुझे देगा। कभी उसने मायूसी वाली बात नहीं करी बेटी पैदा होने से, या कभी उनको कोई दुख पहुंचाने। अपनी जानी में उन्होंने बहुत अच्छा सुख दिया उनको, कभी उनको दुख नहीं दी। कभी कभी दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता, मगर वो बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले हल हो जाता। उसने ऐसे घर में बड़ों से छोटों से कभी बदतमीजी नहीं करी,
अल्लाह का शुक्र है, भाई बंदी जैसा रहता है वैसे दामाद की तरह रह रहा था। कोई ऐसी उसने बदतमीजी कभी नहीं करी किसी के भी साथ। सब मेरे साथ भी बहुत सही थे, हो जाती मियाँ बीवी में, लेकिन मेरे साथ करता था ज़्यादा, लेकिन बच्चों के साथ या मेरे घर वालों के साथ या अपने घर वालों कभी नहीं करा। ये जावेद की बहन नसीम है। नसीम तलाक याफ्ता है और आफत की पुरकाला। तलाक दिलवाने और झगड़े करवाने वाली नसीम कई बार जावेद और सायरा में फूट डालने की कोशिश कर चुकी थी। 24/5/2011 सायरा बाजार गई हुई थी, मगर ये उसके लिए सख्त घड़ी थी। नसीम जावेद के घर आई। उसने जावेद से कहा कि वो अपने गरीबाबाद वाले घर चले और बच्चों को भी साथ ले ले। जावेद ने 5 बेटियों और 1.5 साला अली को लिया और चला अपनी माँ के घर। कुछ वक्त के बाद जब सायरा बाजार से वापस आई तो उसकी माँ ने बताया कि बच्चों को नसीम गरीबाबाद ले गई है। मेरी नंद लेके गई थी नसीम, हम किराए के मकान में रह रहे थे, नंद आई है, वो लेकर गई है बच्चों को मेरे। बस वहाँ जाके 2 दिन मेरे बच्चे रहे, तीसरे दिन मेरे बच्चे गायब कर लिए। अब वहाँ इन बहन भाइयों की कोई बात हुई है, कोई लड़ाई हुई है, ये मुझे नहीं मालूम, या किस बिना पे इन्होंने ऐसा किया ये भी मुझे नहीं मालूम। फिर सायरा अपने ससुराल पहुंची तो उसने एक बेटे और एक बेटी को वहां पाया। 1.5 साल का अली और 14 साल की राबिया तो मौजूद थे, मगर बाकी 4 बच्चियां नहीं थीं। उसने राबिया से पूछा कि बाकी बहनें कहाँ हैं। वो कहने लगी कि उसका बाप और फूफी रिक्शे में ले गए। फिर वो चारों वापस नहीं आईं। जावेद आया तो सायरा ने उससे पूछा, मगर उसने कहा कि वो नहीं जानता बच्चियां कहाँ हैं। उसने सायरा से कहा कि बच्चियां उसके साथ नहीं थीं। आओ ढूंढें कि हमारी बेटियां कहाँ गईं। वो दोनों मिलके बच्चियों को ढूंढते रहे और मुख्तलिफ रिश्तेदारों से पूछते रहे, मगर बच्चियां नहीं मिली। फिर जावेद ने बल्दिया थाने में दर्ज करा दी FIR अपने भाई शकील और बहन नसीम के खिलाफ। पुलिस ने दोनों को धर लिया, मगर बच्चियों का कुछ पता नहीं चला। मगर फिर नहर फुलेली से मिली 3 बच्चियों की लाशें। मैं इस थाने पे था, यहाँ पर हमें इतला आई कि एक बंदा 4 बच्चे नहर में डूब के हलाक हुए। हमारे साथ एक और थाना है, थाना बल्दिया। वहाँ पर एक बंदा जावेद ने अपने सालों के नाम पे आके शिकायत की कि मेरे 4 बच्चे हैं, जो मेरे 4 बच्चे मेरे साले उठा के ले गए। लेकिन जब उसकी पूछताछ तहकीकात की गई, जब जावेद से फिर कुछ देर बच्चों के बारे में जब सारे जिले के थानों को इतला दी गई, तो वहां से पता पड़ा कि दूसरे दिन जाके 3 बच्चों की लाशें मिली, जो LMC हैदराबाद ले आए, जिसकी हमने बल्दिया थाना में तहकीकात की, बच्चे कौन है, फिर मालूमात ली। पुलिस ने चौथी बच्ची की लाश भी जल्द बरामद कर ली और जावेद को बुलाया पहचान के लिए। जावेद बच्ची की पहचान के लिए आया और उसे बच्ची की लाश को देखकर खुद पर काबू न रहा। उसने बच्चियों के कत्ल का राज खोल दिया और पुलिस के सामने सच बोल दिया। जावेद ने बताया कि उसने चारों बच्चियों को रिक्शे में बिठाया। 14 साल की राबिया को साथ न लिया क्योंकि वो बड़ी और कुछ न कुछ समझदार थी। वो उन्हें खाने पीने की चीजें दिलवाने ले गया दुकान पर, फिर वहां से गया नहर किनारे। उस वक्त आसपास कोई नहीं था। उसने एक एक करके बच्चियों को नहर में फेंक दिया। बच्चियां डूबते हुए उसे मदद के लिए पुकारती रहीं। वो कह रही थी, बाबा हमें नहर से निकालो, हम डूब रही हैं, हमें निकालो, हमें बचा लो। मगर जावेद ने मुंह फेरा और रिक्शे में बैठकर वापस घर आ गया। ये टूटा उस टाइम पे था, पहले कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन जब छोटे बच्चे की लाश बरामद हुई और हमने तस्दीक कराने के लिए जब इसको दिखाई, तो उस टाइम पर जो अंदर में छुपा हुआ बाप था, असल हकीकत बाप, वो जैसे वो पहाड़ फटता है, आतिशफशा की तरह फट के पड़ा। फिर इसने सारी हकीकत
लेकिन ये कोई एक सोचा समझी स्कीम होती है नहीं, बस ये गुर्बत, परेशानी, हालात की वजह से यूं किया जावेद ने अपने जुर्म का एतराफ। मेरा मैं बहुत के हालात से बहुत परेशान था। सब भाईजान खाने का हमारे पास इतना हिसाब किताब नहीं था कि हम अपने बच्चों का पूरा कर सकें, इसलिए मैंने भाईजान ये काम किया। मैं खुद पछता हूँ कि अब ये मैंने क्या किया। अभी जावेद ने हमारे सामने तो ये मान लिया है कि भाई ये जो काम मैंने किया है और गुर्बत की वजह से। जावेद के मोहल्लेदार ने बताया, महल्ले के हिसाब से तो बहुत अच्छा आदमी था। वैसे रिक्शा चलाता था, बच्चों को भी बहुत अच्छा प्यार करता था, प्यार से रहता था बच्चों के साथ भी। यहाँ पे चीज़ें भी लाता था उनको। अब कह नहीं सकते कि उसको क्या हुआ, क्यों उसने बच्चों को ऐसा किया। पुलिस ने जावेद के एतराफ पर चालान अदालत में पेश किया और उसकी बीवी सायरा की तरफ से नई एफआईआर दर्ज की गई जावेद के खिलाफ 29/5/2011 को। ये उसी एफआईआर का अक्स है। तो पहले तो बिल्कुल नॉर्मल सी थी, बच्चियाँ खुश थी, सब कुछ खाती पीती थी, यहाँ भी हमारे घर भी आती थी जाती थी, कोई उसी बात नजर नहीं आती। बाजार कोई ऐसी बात नहीं थी। अब अल्लाह जाने क्या है बीच में, क्या राज है, ये तो अल्लाह जानता है या फिर वो जावेद खुद जानता है। जावेद की सास कहती है, 2 दिन हुए थे इनको गए, तीसरे दिन का ये वाक़ा है। अब ये मैं नहीं कह सकती हूँ, मेरा दिल गवाही ये दे रहा है कि वो जो इनको मकान के अंदर के मकान देंगे तो मकान दिया नहीं था। मकान बरामदे में खुद रहती थी, वो बरामदे में जो है इनको रखा, कहने कि इसी में गुजारा करो, अभी 1-2 महीने के बाद खाली करा देंगे। 1 साल के बाद 1 साल के बाद बस। मुझे लगता है जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है कि उस लड़के को ये टेंशन हुआ हो कि इन्होंने हमें वहाँ से भी खो दिया और यहाँ पर भी मकान नहीं दे रहेंगे। मगर सायरा बीबी को आज भी यकीन नहीं आ रहा कि जावेद ऐसा कर सकता है। भाई मेरे दिल को तो यकीन नहीं है बाखुदा में अपनी, क्योंकि कभी इसने ऐसी हरकत करी नहीं, और जो अब इसने करा है तो मैं कैसे कह दूं कि ये ऐसा कर सकता है। 12 साला दानिश हर वक्त अपनी बहनों को याद करता और गमज़दा रहता है। केस अदालत में है और कत्ल के मुहर्रिकात का फैसला तो अदालत को ही करना है। मगर जावेद ने बेटियों से मोहब्बत के बावजूद गुर्बत से तंग आकर एक ऐसा जुर्म किया जो ज़माना जाहिलियत की याद दिलाता है। सोचें और गौर करें कि गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए और माशरे को कैसे संवारा जाए। ब्रेक के बाद देखिए, करने गया मजदूरी, बीच पड़ गई दूरी। सुखे की मंडी जिला हाफिजाबाद का केस, जब लालच ने जान ले ली। हमारे माशरे में बेहिसी किस कदर बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि छोटी सी चीज की खातिर भी किसी का कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा ही एक केस शामिल हुआ पुलिस फाइल में सुखे की मंडी से। कौन हुआ है शिकार, आइए देखते हैं। सुखे की मंडी जिला हाफिजाबाद में वाक़े है। यहाँ एक जानिब अनाज मंडी होने की वजह से लोगों के पास पैसा है, तो दूसरी जानिब मेहनत करने वाले गरीब लोगों की भी कमी नहीं। इसी शहर की आबादी मोहम्मदपुरा में माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रहता था तैसर खान, जो अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। तैसर, जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी, पढ़ने का शौक तो था, लेकिन वो अपनी इस ख्वाहिश को गुर्बत की वजह से पाया तकमील तक न पहुंचा सका।
और सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़ सका। उसने पढ़ाई छोड़कर छोटी उम्र से ही वालिद की गधा गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी। रोज सुबह वो अपनी माँ, बाप, भाई और 2 बहनों के साथ मिलकर नाश्ता करता, माँ की दुआएं लेकर निकलता, गधा गाड़ी तैयार करता और सुखे की मंडी की जानिब निकल पड़ता। शाम होते ही उसकी माँ और बहनें उसका इंतजार शुरू कर देती। वो वापस आता तो बहनों और माँ के चेहरों पर रौनक आ जाती। इस तरह उसकी मेहनत और गधा गाड़ी की बदौलत घर की गाड़ी रवां दवां थी। 16/8/2011 रमजान का महीना होने की वजह से कैसर रोजे से और अड्डे पर अपनी गधा गाड़ी के साथ मौजूद था। इसी दौरान करीबी इलाके का एक उसका हमनाम कैसर अब्बास उसके पास आया और करीबी गांव घराट से लकड़ियां लाने का कहा, मगर कैसर खान उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में वो अपने एक और दोस्त एजाज उर्फ मिर्चू को साथ लाया, जिसने कैसर को 250 रुपए किराए पर जाने के लिए राजी कर लिया। जब वो तीनों घराट पहुंचे तो उन्हें लकड़ियों का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। तहाई मायूसी के आलम में शाम ढले उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया। जब वो नहर रख ब्रांच के करीब पहुंचे तो उन्हें निहायत अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। रात हो चुकी थी। उधर घर में कैसर की माँ और बहनें उसके इंतजार में थीं। उनके दिल में तरह तरह के वसवसे सर उठा रहे थे। उसने इतनी देर तो कभी नहीं की थी। आज कैसर खान कहाँ रह गया? इंतजार करते करते माँ और बहनों की आंख लग गई। मैं उठ के बह गई। मैं आंख जी मैनू सुती पई तो खरे साया दब गया। मैं उठ बैठी हाँ। उठ के मंजी पुत्र दवेनी ना डटी तो कोई नहीं आया। इसी दौरान बाहर दरवाजा बजने की आवाज सुनकर कैसर की वालदा उठी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। उसे उम्मीद थी उसका कैसर आ गया है। यूं ही उसने दरवाजा खोला तो सामने उसका बड़ा बेटा खड़ा था। माँ ने बेटे को बताया कि कैसर अभी तक घर वापस नहीं आया। बड़े भाई ने उसके मोबाइल पर फोन किया, मगर काफी कोशिश के बावजूद राब्ता नहीं हो रहा था, बल्कि फोन मुसलसल बंद जाने का पैगाम आ रहा था। अगुआ मुंडा दामी हुन सहर जिथे भी दे आ जाएगा दे उड़ीकियां कोई नहीं आया। मुड़ सवेरे मुंडे ने पजाया, उस बाजारू पता किया नहीं दस पई। मुड़ दूसरी बार मुड़ चा गलिया नहीं पता लगा। मुड़ बड़ा ये टुर गया ढूंढ दिया कर दिया ये ओ चौतरे गए नो ढूंढिया सारा कोई नहीं लभा सानू। उन्हें आया ढूंढ भाग करके जिसे अंदर से आने बे ओ वारदात के ले गए नहीं सही थे आके ते साल अलचा गत्ती के जन तेरा पुत्र वारदात के ले गए नहीं पता नहीं हुन जिंदा है मार छड़िया ने उसे पिट्टा रोन लग पईया। 3 दिन नहीं पक्का तेरी तो साडी बात कर बुला गई। अपने भाई को ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी। कैसर का बड़ा भाई असलम परेशानी के आलम में भागता फिर रहा था। इसी दौरान मोहल्ला फाजिलपुरा के रिहायशी जावेद ने उसे बताया कि 2 लड़के एजाज उर्फ मिर्चू और कैसर अब्बास उसे अपने साथ लेकर कल गांव घराट की तरफ गए हैं। उसी दिन 17 अगस्त 2011 को असलम ने थाना सुखेकी में अपने भाई कैसर खान की गुमशुदगी की इत्तला देने के साथ साथ दोनों लड़कों के बारे में भी बताया जो उसे साथ लेकर गए थे। थाना सुखे की पुलिस ने कैसर अब्बास और एजाज उर्फ मिर्चू के वालिद को हिरासत में लेकर पूछगछ की तो पता चला कि वो दोनों भी 16 अगस्त से गायब हैं। उनका पता चलने पर वो जरूर पुलिस को बताएंगे। इस तरह इस वादे पर उन्हें घर जाने दिया गया। 18 अगस्त 2011
कैसर खान का बड़ा भाई असलम उसे तलाश करता करता नहर रुख बरांच के किनारे पहुंचा तो उसे पता चला कि 16 अगस्त 2011 की रात कुछ नामालूम अफराद ने अंधेरे में किसी शख्स को करीबी पुल से नहर में फेंका और फरार हो गए। असलम ने ये सुनते ही नहर रुख ब्रांच पुल से सांगला हिल तक गोताखोरों के जरिए अपने भाई की तलाश शुरू कर दी। इस तरह 2 दिन की काविश के बाद 20 अगस्त की सुबह कैसर की लाश सांगला हिल के करीब रुख ब्रांच से मिल गई। ब्रेक के बाद देखिए, करने गया मजदूरी, बीच पड़ गई दूरी। सुखे की मंडी जिला हाफिजाबाद का केस, जब लालच ने जान ले ली। इसी दौरान गुजरात पुलिस को 19 और 20 अगस्त की दरमियानी शब शाहीन चौक गुजरात में एक गधा गाड़ी पर 2 लोग सोए हुए मिले। पुलिस ने उन्हें मशकूक जानकर हवालात में बंद कर दिया। सुबह होने पर पुलिस ने उन्हें अपने घर वालों से बात करवाने का कहा। पकड़े जाने वाले दोनों अफराद कैसर को गधा गाड़ी समेत ले जाने वाले कैसर अब्बास और एजाज उर्फ मिर्चू थे। एजाज ने जान छुड़ाने के लिए पुलिस की बात अपने वालिद से करा दी, जिसने पुलिस को फोन पर सारी हकीकत से आगाह कर दिया। इस तरह दोनों मुल्जिमान काबू में आ गए, जहां उन्होंने इकरार किया। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 250 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਘਰਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਟਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰੀ ਡਾਂਗਰ ਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਲਣ ਬੋਲਣ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ ਰੇੜੀ ਲਿਆ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਰੇੜੀ ਖੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ 2 ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। 2 ਡੰਡੇ ਮਾਰ के इन्हें नहर सट दिता उन्हें। उधर कैसर की लाश मिलने पर घर में कोहराम मच गया। चौथे दे अगू सानू लाश लद्दी गए। पुत्र दा नहीं मुंह वेख्या, नहीं हाथ वेख्या, नहीं पैर वेखे। मेरे पुत्र ने जुल्म कीता ना, आप ही 10 दिन सानू तां पता ही कोई नहीं। नामजद मुल्जिम कैसर अब्बास का कहना है, सड़ गए, ਅਸੀਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। किधर गया? ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਫਦਾਬਾਦ ਦਾ। उसी रोज 20 अगस्त 2011 को मुल्जिमान को गुजरात से सुखे की थाने लाकर FIR दर्ज कर ली गई। सुखे की थाना में मुल्जिम एजाज उर्फ मिर्चू ने एतराफ करते हुए बताया, अलीपुर उनका मोबाइल बेचिया सी 450 ਦਾ, 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹੀਨ ਚੌਂਕ ਟੁਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਨ ਚੌਂਕ ਟੁਰ ਗਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸੌਂ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਚੌਕੀ ਸੀ। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान ने पुलिस को जाए वक़ूआ का मुआयना भी करा दिया, जहां उस वक्त तक खून के निशानात मौजूद थे। दूसरे नामजद मुल्जिम कैसर अब्बास के वालिद का कहना है, औलादा अज वस च नहीं, घरों ये निकलिया है कि मैं काम ते चलिया। औलादा किसी दे वस च नहीं, औलादा नबियां नूं झाग गईयां ने। असीं ते मुड़े गुनाहगार जे बंदे आ। घरों इस मां नूं दस्सिया कि मैं काम ते चलिया, ये 2 दिन पहलों। उस तो बाद ये 2 दिन नहीं आया। बच्चे जवान हो जाएं तो माँ बाप उनके बारे में किस कदर मजबूर हो जाते हैं। वो तन जाने जिस तन लागे। सोचने की बात है कि हमारे माशरे के नौजवान इस कदर बेराह रवी का शिकार क्यों हो रहे हैं। एजाज उर्फ मिर्चू के बारे में पता चला कि वो इससे पहले भी मुख्तलिफ वारदातें कर चुका है। मेरे को भाई आया एजाज मिर्ची, 2 देगा ले गया। बाद मैं जाके महल्ले चो पता किया ना कि ना कोई खत्म है। दूसरे दिन ना कोई उन्होंने बूआ वज्जा सी। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੱਭਿਆ
ਉਹ ਰੇੜੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਬਈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਭਰਾਂਗਾ। 20,000 ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਨ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਫਧੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 12,000 ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 20,000 ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ کہ میں تین بھائی دیگاں دیاں گا جو بھی ہویا، لیکن اجے تکر ملیاں کوئی نہیں۔ ملزمان کے مطابق عید قریب تھی اور انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے قیصر سے گدھا گاڑی چھیننے کا پروگرام بنایا اور پہچانے جانے کے خوف سے اسے قتل کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ سکھیکی کا کہنا ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے واقعی قتل کیا اس کو، ریڑھی چھینی تھی۔ وہ ریڑھی چھیننے کے بعد اگر ہم اس کو قتل نہ کرتے تو یہ ہمارا نام بتا دیتا تو ہم کو پولیس پکڑ دی، اس لیے ہم نے اس کو مار دیا صرف ریڑھی کو چھیننے کے لیے۔ ملزم قیصر عباس کا والد عباس کہتا ہے ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੰਜ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਖਤ ਤੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਈਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਨਾ, ਮਗਰ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਜਾਏ۔ اب ایک جانب قتل ہونے والے قیصر کے گھر میں آنسو خشک نہیں ہوتے۔ تو میرا ملے دیا نو پتا میرا پتر کی ہو جی آیا ورنہ تو ملے تو پوچھو ساتھ کے نہیں کسے نہ چنگی نہیں ماڑی تو سب لائے تکنا باجی میں۔ دوسری طرف قیصر کی بہن بھائی کی راہیں تکتی رہتی ہے۔ ساڑے بھائی نے بہت ظلم ہے، ظالمہ بہت ظلم کیتے اتو لے گیا نا میرے بھائی نو یار روٹی دین دی بھائی کہا کہ چلا جاندے کہا کہ جاندہ کہ اندہ باجی نے چلا میرے کپڑے رات نے پریس کر دے بہن کپڑے اسے کر کے بیٹھی بھائی اندے نہیں بھائی روئے۔ ادھر ایک مجبور باپ اپنی ناخلق اولاد کے لیے کہتا ہے کدی ایک ماں پہ بھی خوش ہویا جی وہ خبر سن کے۔ میں ایسا شخص ہاں ایمان قرآن نال ساری زندگی کسے دا گنا نہیں بنیا، اور کوئی بندہ تھانوں یہ نہ آکھے دا کہ اس کسے نال دغا یا فراڈ کیتا۔ اولاد ایک جوا، کوئی جت گیا کوئی ہار گیا۔ یہ ہیں وہ پیسے کے پجاری ملزمان جنہوں نے نہ صرف قیصر خان کے گھر والوں کو زندگی بھر رونے کے لیے ایک گدھا گاڑی کی خاطر قتل کیا، بلکہ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگیاں بھی برباد کر ڈالیں۔ یہ گھر ہے مقتول قیصر کا، جہاں اب ہچکیوں کا راج ہے۔ لالچ میں انسان کس قدر اندھا ہو جاتا ہے اس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں ہوتا۔ ایس پی موسیٰ تمام والدین سے کہتا ہے کہ جب ان کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالیں، اپنے بچوں اور ان سے ملنے والے تمام دوستوں پر کڑی نظر رکھیں، ورنہ کوئی جیل جائے گا اور کوئی موت کی وادی۔ بریک کے بعد دیکھیے آئے خط اور پیغام ایس پی موسیٰ کے نام۔ پولیس سے تو صاف چھوٹ جاتے ہیں، لٹیرے عوام کو لوٹ جاتے ہیں، مشتری ہوشیار باش۔ پولیس فائل میں آپ کے لکھے گئے خطوط کو شامل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ خط ہمیں لکھا ہے لانڈھی کراچی سے محمد قسیم نے۔ کیا لکھتے ہیں محمد قسیم؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کا 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔
वो एक गरीब व्यापारी थे। उनको फालिज और दिल के अमराज थे। वो भैंसों का लेन देन करते और जो रोज़ी का वाह ज़रिया था। हमारे इलाके के एक शख्स हाफिज इसरार ने 12 भैंसें खरीदी, जिनकी मालियत 4,06,000 रुपये थी। 1,45,000 की अदायगी उसने कर दी, जबकि बाकी रकम उसके ज़िम्मे पर बाकी थी। उस रकम की अदायगी ना हुई और हमारे वालिद ने अदालत से रजू किया। फैसला उनके हक में हुआ, मगर उसने पैसे अदा करने की बजाय अदालत में अपील दायर कर दी। इस मसले में परेशानी के बायस हमारे वालिद का इंतकाल हुआ। अब तो हमारे बाप के इंतकाल के बाद एक बेवा माँ है और वो कहाँ से केस के अखराजात उठाए। हमें भी उस शख्स हाफिज इसरार से जान का खतरा है। वो हमें धमकाता है और हम मजबूर होकर आपको ये खत लिखने का कदम उठा रहे हैं। बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। एसपी मूसा मुअज़्ज़िज़ अदालत से अपील करता है कि इस मामले की जांच करने के बाद मजबूर को उसका हक दिया जाए, ताकि फौरी और जल्द इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। ये खत हमें लिखा है रहीम यार खान जिना पार्क से एक यूनिवर्सिटी की कुछ तालिबात ने। क्या लिखती हैं वो तालिबात, आइए देखते हैं। हम यूनिवर्सिटी की तालिबात हैं। हमारा ताल्लुक मोहल्ला जिना पार्क रहीम यार खान से है। एक मसला लेकर हाजिर हुई है। दरअसल हमारे मोहल्ले ही के 3 लड़कों ने जिना पार्क की लड़कियों की जिंदगी मुश्किल में डाली हुई है। आते जाते ना सिर्फ वो लड़कियों पर फिक्रे कसते हैं, बल्कि तंग भी करते हैं और छेड़छाड़ भी। इन 3 लड़कों के नाम आतिफ, जुन्नेद और साकिब हैं। पूरा मोहल्ला इनसे तंग है, यहाँ तक कि इनका वालिद बशीर अहमद भी अपने बेटों को मना करने की बजाय शह देता रहता है, जिससे इन लड़कों को और आज़ादी मिल गई है। इन्हें अगर अभी से न रोका गया तो आगे चलकर ये मजीद शैतानी फैलाएंगे। हमारा नाम नहीं आना चाहिए। आप तो जानते हैं हमारे मुल्क में जो शिकायत नहीं करता पिसता रहता है, और जो बुराई की शिकायत करता है सब इसके दुश्मन हो जाते हैं। इन लड़कों का एड्रेस ये है: नस्त मस्जिद अल खलील, मकान नंबर 10, गली नंबर 3, मोहल्ला जिना पार्क, रहीम यार खान। एसपी मूसा डीपी और रहीम यार खान से अपील करता है कि यूनिवर्सिटी की इन तालिबात को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और रहीम यार खान जिना पार्क के इन 3 ओबाशों आतिफ, साकिब और जुनेद की निगरानी की जाए और कसूरवार साबित होने पर इन्हें करार वाकई सजा भी दी जाए। खबरदार, अगवाकारों के बारे में आपने सुन रखा होगा। ये काम सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं बल्कि खवातीन भी करती हैं। कौन होता है इन खवातीन का निशाना और खवातीन ये काम क्यों करती हैं? अगवा करने वाली ऐसी खवातीन की नजर आम तौर पर होती है ज़ईफ और कमजोर औरतों पर, जो जा रही होती हैं कोई सौदा खरीदने सड़क किनारे, या अपने नवासे नवासी या पोते पोती को स्कूल से लेने, या कर रही होती हैं अकेले किसी बस में सफर। बाकायदा प्लानिंग के तहत कोई खातून करीब आकर उन्हें बातों में लगाने के बाद इतना मुतासिर करती है कि वो ज़ईफ खातून उसके कहने पर साथ घर जाने को तैयार हो जाती है। इस तरह एक औरत के कहने में आकर जाने वाली कमजोर और ज़ईफ खातून को किसी दूसरे शहर ले जाकर नशा आवर इंजेक्शन देने के बाद भीख मंगवाई जाती है, क्योंकि ना उसे होश रहता है कि वो कहाँ रहती है, न बता सकती है अपने घर का एड्रेस, और ना ही घर वालों के बारे में दे सकती है कोई इत्तला। इस तरह एक ज़ईफ औरत को इस्तेमाल करते हुए उसे अगवा करने वाली खातून अपने लिए जरिया रोजगार बना लेती है। अपने बुजुर्गों की हिफाजत करें जिस तरह उन्होंने बचपन में आपकी हिफाजत की थी, ताकि वो किसी भी मुश्किल से बच सके। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं।
हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेजें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।